वेलकम स्टूडेंट्स। वीडियो स्टार्ट करने के पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट, नोट ऑल द डेफिनेशंस। सेकंड, नोट ऑल द डाउट्स एंड आस्क एट द एंड ऑफ द वीडियो। सो आज हम अपना सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ हमारे चैप्टर का। सो हमारे सेकंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले हम कुछ रिवाइज कर लेते हैं इंपॉर्टेंट जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो क्या पढ़ा था हमने? इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या है स्टूडेंट्स? इम्यून सिस्टम है जो कि ऐसा सिस्टम हमारे बॉडी का जो फॉरेन पार्टिकल से हमें प्रोटेक्ट करता है। अब सेकंड हमने क्या पढ़ा था? सेकंड क्या था? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है? द कैपेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ अ इम्यून सिस्टम। क्या है? द कैपेबिलिटी एंड द स्ट्रेंथ ऑफ अ इम्यून सिस्टम टू रजिस्ट अस फ्रॉम अ फॉरेन पार्टिकल। किससे हमें रजिस्ट करता है? किससे? फॉरेन पार्टिकल से। सो इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम हमने पिछले वीडियो में देखा था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं इम्यूनिटी के टाइप्स। इम्यूनिटी के क्या टाइप्स है? टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी के दो टाइप्स है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। फर्स्ट है इननेट एंड इनबॉर्न इम्यूनिटी। क्या है? इननेट एंड इनबॉर्न इम्यूनिटी। इनबॉर्न इम्यूनिटी यहाँ पे इसलिए कहा गया है क्योंकि ये इम्यूनिटी हमारे बर्थ के टाइम से नेचुरली हमें पहले से ही डेवलप होती है। अब सेकंड क्या है? सेकंड टाइप है एक्वायर्ड एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी। एक्वायर्ड एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये हमारे बर्थ के बाद से डेवलप होने स्टार्ट करती है। ये बर्थ के बाद से अडेप्ट होती है हमारे बॉडी में, इसलिए एक्वायर्ड एंड इननेट। अब देखते हैं हमारा इम्यून सिस्टम क्या कर रहा है। 3 लाइन्स ऑफ डिफेंस कंसिस्ट है। इसे कंपेयर करिए हमारे इंडियन आर्मी से। पहले सोल्जर्स, फिर लिeutenants, फिर कर्नल्स और मेजर्स आते हैं। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे सोल्जर्स क्या है? स्किन एंड म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स। क्या है? स्किन एंड म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस इन्फ्लेमेटरी सेल्स एंड फीवर। क्या है? इन्फ्लेमेटरी सेल्स एंड फीवर, जो कि हमारे ल्यूटिनेंट्स है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो हमारे बर्थ के बाद डेवलप होती है वो इम्यूनिटी, जो कि हमारे कर्नल्स और मेजर्स हैं। अब हम देखते हैं इननेट और इनबॉर्न इम्यूनिटी पे डिस्कस करते हैं। क्या है इननेट और इनबॉर्न इम्यूनिटी? तो इननेट इम्यूनिटी क्या है? इननेट इम्यूनिटी इज अ नेचुरल डिफेंस सिस्टम फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ। क्या है? नेचुरल डिफेंस सिस्टम फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ, जो कि हमारे बर्थ से ही हमारे अंदर नेचुरली डेवलप रहती है। मैंने आपको पहले ही कहा था क्या है इननेट इम्यूनिटी, जो कि हमारे बर्थ से ही नेचुरली हमें डेवलप रहती है। तो इननेट इम्यूनिटी हमें किस तरह से प्रोटेक्ट करता है? इननेट इम्यूनिटी के पास क्या है? फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। हमारे सोल्जर्स और लेफ्टिनेंट्स क्या है इननेट इम्यूनिटी के पास? जो कि स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और हमारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स और फीवर है, जो कि फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। अब क्या है? इननेट इम्यूनिटी के जो सेल्स है वो रैपिड रेस्पॉन्स एंड एक्शन देते हैं। मतलब जैसे ही कोई भी पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में एंटर करता है, वैसे ही ये सेल्स क्या करते हैं? एक्शन लेते हैं। विद इन एन आवर, विद इन एन मिनट ये एक्शन लेते हैं, रेस्पॉन्स करते हैं हमारे इन फॉरेन सेल से लड़ने के लिए। अब है द सेल्स आर नॉट स्पेसिफिक एंड नो मेमोरी। नॉट स्पेसिफिक मतलब समझो जो स्किन है वो जो भी फॉरेन पार्टिकल उन्हें सिर्फ रोकने का काम करेगा। वो नहीं देखेगा कि वो कौन सा फॉरेन पार्टिकल, कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा वायरस है। इसके लिए वो सब बैक्टीरिया, सब वायरस, सब फॉरेन पार्टिकल के लिए एक ही जैसा काम करेगा, वो किसी चीज़ को नहीं पहचानेगा। नो मेमोरी मतलब इन सेल्स को ये नहीं पता रहता है कि ये पहले भी उन बैक्टीरिया, पहले भी उन वायरस से रेसिस्ट कर चुके हैं। सो अब देखते हैं हमारा इननेट इम्यूनिटी हमें किस तरह से, किस बैरियर से हमारी हेल्प करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। तो इननेट इम्यूनिटी के पास क्या क्या है? फिजिकल एंड केमिकल बैरियर्स। बैरियर्स मतलब जो भी चीज़ रोकता है, जैसे कि स्पीड ब्रेकर एक बैरियर है व्हीकल्स के लिए, वैसे ये फिजिकल एंड केमिकल बैरियर्स है पैथोजेंस, वो भी एंटीजेंस और फॉरेन पार्टिकल्स से। दूसरा है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, तीसरा है सेलुलर डिफेंस और चौथा है फीवर। पहला देखते हैं फिजिकल एंड केमिकल बैरियर। फिजिकल एंड केमिकल बैरियर में क्या आता है? स्किन एंड सेबेशियस ग्लैंड। तो स्किन क्या है? हमारा अपर लेयर है। द अपर लेयर ऑफ स्किन कंसिस्ट ऑफ सॉल्ट एंड फैटी एसिड विच एक्ट एज ए बैक्टीरियलसाइडल एंड फंगिसाइडल। तो हमारे स्किन के ऊपर क्या होता है? जो सेबेशियस ग्लैंड रहते हैं वो ऑयल और स्वेट सीक्रेट्स करते हैं, जिसमें सॉल्ट और फैटी एसिड होता है, जो किस तरह एक्ट करते हैं? बैक्टीरियलसाइडल मतलब बैक्टीरिया किलिंग एंड फंगिसाइडल मतलब फंगस किलिंग। सो इस वजह से हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया और फंगाई इन्वेड नहीं कर सकते, एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे स्किन के ऊपर सॉल्ट और फैटी एसिड्स रहते हैं। अब अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारे मुंह के अंदर चला जाता है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्स में जाता है, पर आप सोचते होंगे वहाँ तो स्किन नहीं है, तो वहाँ पे होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन्स, वहाँ पे होते हैं म्यूकस सेल जो म्यूकस सीक्रेट करते हैं। तो म्यूकस क्या है? स्टिकी सब्सटेंस है जो इन बैक्टीरिया, इन वायरस, इन फॉरेन सब्सटेंस को अपने ऊपर स्टिक करा देता है, और तो भी वो बच जाते हैं तो स्टमक में चले जाता है और स्टमक के
एसिड का pH 2 होता है, बहुत ही एसिड होता है, तो वहाँ पे वो ख़त्म हो जाता है, वहाँ पे वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। स्किन का एक छोटा सा डायग्राम देखेंगे और समझेंगे किस तरह से स्किन के लेयर रहते हैं, आपको पता चल जाएगा सेबेशियस ग्लैंड भी किधर रहते हैं। तो ऊपर का लेयर है वो एपिडर्मिस है, जो उसके जस्ट नीचे का लेयर है पर्पल कलर में वो डर्मिस है, और यहाँ से सेबेशियस ग्लैंड है। तो सेबेशियस ग्लैंड का फंक्शन क्या है, ऑयल और स्वेट सीक्रेट करना, जिसकी वजह से सॉल्ट और फैटी एसिड हमारे स्किन के ऊपर रहते हैं और हमें प्रोटेक्ट करते हैं। आगे चलते हैं, आगे है हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम देखते हैं क्या है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम किससे होता है, 30 सीरम प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं, 30 टाइप्स के प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं हमारे ब्लड में, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं और हमारे ब्लड में ही घूमते रहते हैं। ये कब एक्टिव होंगे, जब तक कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई भी एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर एंटर ना कर दे। अब देखते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम किस टाइप से वर्क करता है। अब ये कार्बोहाइड्रेटिक बैक्टीरियल सेल है और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स घूम रहे हैं। इनमें से एक कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है जो इस बैक्टीरियल फॉरेन सेल को पहचान गया है। बैक्टीरियल कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन ने यही पहचाना है कि वो एक फॉरेन सेल है, ना कि बैक्टीरियल सेल है। उसने इस कार्बोहाइड्रेट को पहचाना है, फिर इस कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन ने क्या किया, उस बैक्टीरियल सेल पे इन्वेड किया है। देखिए इन्वेड किया है, इन्वेड करके वो क्या कर रहा है, पोर्स क्रिएट कर रहा है, होल्स क्रिएट कर रहा है। ऐसे बहुत सारे प्रोटीन रहेंगे, इस बैक्टीरिया पे अटैक करेंगे और पोर्स क्रिएट करेंगे। इन पोर्स से क्या होगा, फ्लूइड एंटर करेगा, जो भी हमारे बॉडी का फ्लूइड है इसमें एंटर करेगा, और ये जो भी है बैक्टीरिया सेल है वो फ्लूइड से भर के बर्स्ट हो जाएगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो भी फॉरेन पार्टिकल है, जो भी फॉरेन सेल्स है, उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। ऐसी सेम इंटरफेरॉन्स भी है जो हमें वायरस से प्रोटेक्ट करते हैं। इंटरफेरॉन मतलब क्या होता है, जो भी चीज़ें वायरस के रिप्रोडक्शन सिस्टम में इंटरफेयर करता है, जो भी रिप्रोडक्शन सिंथेसिस में उसे इंटरफेयर करता है। तो ये इंटरफेरॉन कौन रिलीज करता है, जो भी पहले से इन्फेक्टेड है वायरस से, वो सेल्स रिलीज करते हैं। और ये इंटरफेरॉन्स क्या करता है, दूसरे सेल्स को स्टिमुलाई देता है कि अब तुम्हें बचना है, तुम्हें इन्फेक्ट नहीं होना है। तो देखते हैं किस तरह से इंटरफेरॉन्स काम करते हैं। अब ये जो सेल है स्क्रीन पे दिख रहा है वो पहले से ही इन्फेक्टेड है वायरस से। अब ये सेल क्या करेगा, इंटरफेरॉन को रिलीज करेगा दूसरे सेल्स को स्टिमुलाई देने के लिए, दूसरे सेल्स को बताने के लिए कि अब तुम्हें इन्फेक्ट नहीं होना है। तो अब ये इंटरफेरॉन्स क्या करेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से होते हुए, जो कि गैप है दो सेल के बीच में, उससे होते हुए जाएगा दूसरे सेल के यहाँ जो नॉन इन्फेक्टेड, जो अनइन्फेक्टेड है, उस सेल्स के रिसेप्टर पे, वो उसे रिसीव करेगा, तब जाके एक सिग्नल पास होगा। वो सिग्नल क्या करेगा, जो भी इंजेशन एंजाइम मतलब जो भी दूसरे सेल्स को इंजेस्ट कर जाते हैं, जो भी दूसरे सेल्स को डाइजेस्ट कर जाते हैं, वो एंजाइम यहाँ पे इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होगा। इनएक्टिव इसलिए क्योंकि अब तक कोई फॉरेन पार्टिकल उसे मिला नहीं है। जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर होगा वो एक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पे ये वायरस है वो अंदर इन्वेड कर रहा है, अंदर एंटर हो रहा है। अब देखिए जो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम है वो एक्टिव हो जाएगा और इसके प्रोसेस को, वायरस के प्रोसेस को स्टॉप कर देगा। और फिर अगर वायरस का प्रोसेस स्टॉप हो गया तो वो मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, और मल्टीप्लाई नहीं हो पाया तो वो मर जाएगा। और इस तरह से हमारा जो इंटरफेरॉन्स है वो हमें हेल्प करता है इन वायरस को मार के, और हमें प्रोटेक्ट करता है। तो आई होप समझ गया होगा इंटरफेरॉन्स का काम। सो अब तीसरा देखते हैं, सेलुलर डिफेंस। तो हमारे इन्नेट इम्यूनिटी के पास क्या है, कुछ सेल्स है जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो कौन कौन से सेल है देख लेते हैं। तो पहला है फैगोसाइटिक सेल, जो कि मैक्निकॉफ ने 1882 में डिस्कवर्ड किया था। दूसरा है नेचुरल किलर सेल्स। फैगोसाइटिक सेल्स आगे वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले नेचुरल किलर सेल्स का काम देख लेते हैं, कैसे वर्क करता है। नेचुरल किलर सेल पहले से ही नेचुरली हमें बर्थ के टाइम से प्रेजेंस होता है। तो नेचुरल किलर सेल्स का काम देख ले, शॉर्ट में NK सेल्स भी बोला जाता है। तो आगे वीडियो में आपको दिखेगा नेचुरल किलर सेल्स का वर्क कैसा है। सो नेचुरल किलर सेल्स क्या करते हैं, परफोरिन सीक्रेट्स करते हैं। तो रिलीज परफोरिन्स, और किसे टारगेट करते हैं, जो कैंसर सेल्स है, जो वायरली इन्फेक्टेड सेल्स है, उन्हें ख़त्म करने का काम करते हैं हमारे बॉडी से, जो भी पहले से इन्फेक्टेड है। क्या करके, उनके सेल मेम्ब्रेन को
पोर बना के उनमें सेल मेम्ब्रेन को लाइस करके यानी उसे पोर बना रहे हैं, उनमें गैप्स ला रहे हैं। तो देख ये परफोरिन सिक्रेट किया, जो ब्राउन वाला सेल है वो इन्फेक्टेड सेल है और इधर हमारा NK सेल्स नेचुरल किलर सेल्स है। परफोरिन ने क्या किया है, उसमें पोर्स बनाया, उसे लाइस कर दिया, बीच बीच में से काट दिया है। तो अब उस पोर्स से क्या आएंगे, वाटर्स एंड आयंस अंदर आएंगे और वो सेल फिल हो जाएगा वाटर और आयन से और बर्स्ट होके डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा नेचुरल किलर सेल्स हमारी हेल्प करता है और फॉरेन पार्टिकल्स से हमें प्रोटेक्ट करता है। तो अब चौथा देखते हैं, फीवर। फीवर सबको नॉर्मली पता होगा, आपका बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है अगर आपको कोई इन्फेक्शंस होता है। तो ये पहले से ही नेचुरली प्रेजेंस है हमारे इम्यून सिस्टम में, पहले से ही ये मैकेनिज़्म रहता है कि अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल इन सब चीज़ों से नहीं मरता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, अपनी टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर, हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाता है। अभी इससे क्या होता है, फीवर से फिजियोलॉजिकल प्रोसेस टू डिस्ट्रॉय द इन्वेडिंग। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस क्या है, आपका सलाइवा सिक्रेट होना, आपके पेट का एसिड सिक्रेट होना, तो ये सब क्या होता है, बढ़ जाता है, आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये सब क्या है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। तो इससे क्या होता है, पैथोजेंस डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो भी पैथोजन एंटर होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और हमारा इम्यून सिस्टम और भी एक्टिवेट हो जाता है इन सब चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने में। फीवर स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन्स एंड हेल्प इन द रिकवरी ऑफ वायरल इन्फेक्शन। सर कोई वायरल में जैसे सर्दी हो गया तो वो वायरल इन्फेक्शन से, आपको मालूम ही होगा सर्दी होता है तो हमें बुखार टाइप भी लगता है, हमारा टेम्परेचर भी इंक्रीज रहता है, तो उस टाइम पे इंटरफेरॉन्स का प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाता है। तो फीवर इंटरफेरॉन का प्रोडक्शन भी ज़्यादा कर देगा और इंटरफेरॉन का वर्क हमने देख लिया है, इंटरफेरॉन कैसे वर्क करता है। एक छोटा सा टॉपिक और है, एक्यूट फेस रेस्पॉन्स प्रोटीन है। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये ब्लड में बहुत ही लो अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ से सीक्रेट होते हैं, हेपेटोसाइट्स होते हैं, जो लीवर्स के सेल है वहाँ से सीक्रेट होते हैं। और ये क्यों सीक्रेट होते हैं, ये प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस रहते हैं जो कि इन्फ्लामेशन करते हैं, मतलब स्वेलिंग लाते हैं, उनके कारण ये सीक्रेट होते हैं, क्योंकि ये स्टिमुलेशन देते हैं, ये रेस्पॉन्स देते हैं कि हम इधर पे इन्फ्लेशन हो गया, इस जगह पे चोट लगी, यहाँ पे इन्फ्लेशन हुआ, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ है, यहाँ पे स्वेलिंग हुआ है। ये एक ओप्सोनिन की तरह भी एक्ट करता है, एक्यूट फेज रेस्पॉन्स प्रोटीन ओप्सोनिन की तरह भी एक्ट करता है। तो ओप्सोनिन हम देखेंगे आगे क्या है, एग्जाम्पल्स नोट कर लेना, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, इस पर राइटर शॉर्ट नोट भी आ सकता है एग्जाम में। तो एग्जाम्पल्स क्या है, फाइब्रोनोजिन, कॉम्प्लीमेंट फैक्टर, सीरम एमिलॉइड्स प्रोटीन, मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन, सी रिएक्टिव प्रोटीन। सो छोटा सा टॉपिक था, तो एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है। अब देख लेते हैं इस इन्फ्लेमेशंस का कैसा वर्क होता है। इसके पहले ओप्सोनिन देख लेते हैं क्या है, एन एंटीबॉडी और अदर सब्सटेंस विच बाइंड्स टू फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सेल्स मेकिंग देम मोर ससेप्टिबल टू फैगोसाइटोसिस। तो ओप्सोनिन क्या करते हैं, एक ऐसे एंटीबॉडीज है जो फॉरेन पार्टिकल्स को बाइंड कर देते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम्स के सेल्स को क्या बोलते हैं कि इससे फैगोसाइटोसिस प्रोसेस में इस फॉरेन पार्टिकल को ख़त्म करना है। ये एक फॉरेन पार्टिकल, बाहर का पार्टिकल जिसे हमें ख़त्म करना है, तो इस सेल्स को एक टाइप का मैसेज देते हैं ओप्सोन, और इस प्रोसेस को ओप्सोनाइजेशन कहते हैं। अब हमें इधर पे यहाँ पे चोट लगी है, रेड एरिया जो दिख रहा है वहाँ पे स्वेलिंग हो गया, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो गया, तो ये यहाँ के जो डेथ सेल है वो क्या सीक्रेट्स करेंगे, इन्फ्लामेटरी से केमिकल सिग्नल, जो कि प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस है, जो मैंने वहाँ पे पढ़ा था। तो अब ये क्या होगा, ये केमिकल्स जो है प्रो इन्फ्लामेटरी वो एंडोथेलियल सेल्स पे, यहाँ पे एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर आएंगे, जो कि लोअर पार्ट है, हमारे स्किन के नीचे का लोअर पार्ट है, एंडोथेलियल सेल्स के इधर आएंगे। तो ये एंडोथेलियल सेल क्या करता है, न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करता है, और न्यूट्रोफिल्स के ऊपर क्या है, इंटीग्रिन प्रोटीन है, ग्रीन कलर का इंटीग्रिन प्रोटीन्स है। वो एंडोथेलियल सेल्स के लोअर पार्ट में क्या है, इंटीग्रिन रिसेप्टर्स है, जो वो ग्रीन कलर के इंटीग्रिन्स को रिसीव करेगा और वहाँ पे न्यूट्रोफिल सेल्स को रोक देगा। तो यहाँ पे न्यूट्रोफिल सेल्स रुक गए हैं, इंटीग्रिन रिसेप्टर्स ने रिसीव कर लिया इंटीग्रिन्स को। अब क्या होगा, मास्ट सेल हिस्टामाइन रिसीव करेगा, हिस्टामाइन रिलीज करेगा। देखिए मास्ट सेल हिस्टामाइन रिलीज कर रहा है। अब हिस्टामाइन क्या करता है, हिस्टामाइन ये एंडोथेलियल सेल्स में गैप्स प्रोड्यूस करेगा। एंडोथेलियल सेल्स में क्या होगा, गैप्स, जिसको हम क्या कहते हैं, वैसोडिलेशन कहते हैं, प्रोसेस को क्या कहते हैं, वैसोडिलेशन। अब उस गैप से क्या होगा, जो भी हमारा ये न्यूट्रोफिल सेल है वो एंजाइम सीक्रेट्स करेगा, वो क्या करेगा, एंजाइम सीक्रेट करेगा और ड्रास्टिकली उसके शेप में चेंजेस लाएगा, और वहाँ से बाहर निकल के वो हमारे इंजर्ड जगह पे जाएगा, वहाँ पे जो भी
बाहर से जो भी बैक्टीरिया हमारे अंदर आए हैं उन्हें वो इंजेस्ट करना, उन्हें निगलना स्टार्ट कर देगा। तो इस प्रोसेस को एक्सकवेशन भी कहते हैं। हम क्या कहते हैं? एक्सकवेशन भी कहते हैं। तो ये इंजेस्ट कर रहा है, तो यही है फैगोसाइटोस। ये एक टाइप का फैगोसाइटोसिस प्रोसेस है, ये फैगोसाइटिक सेल है। अब डिटेल में देख लेते हैं फैगोसाइटोसिस होता क्या है। फैगोसाइटोसिस क्या है? द इंजेक्शन ऑफ बैक्टीरिया और अदर मटेरियल बाय फैगोसाइट्स। तो जो भी फैगोसाइट सेल है वो क्या करते हैं? बैक्टीरिया को निगल लेते हैं और उसे ख़त्म कर देते हैं, उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो क्या है? द इंजेक्शन ऑफ बैक्टीरिया और अदर मटेरियल बाय फैगोसाइट सेल। अब देख लेते हैं ऐसे कौन कौन से फैगोसाइट सेल्स हैं। तो हमारे पास कौन कौन से फैगोसाइट सेल है? पहला न्यूट्रोफिल, सेकंड लिम्फोसाइट्स, तीसरा मोनोसाइट्स, 4 एरिथ्रोसाइट्स एंड इसिनोफिल, 5 बेसोफिल्स। तो ये 5 टाइप्स के हमारे पास सेल है। इन्हें याद करने का एक तरीका है, नेवर लेट मंकी ईट बनाना। नेवर एन न्यूट्रोफिल, लेट एल लिम्फोसाइट्स, मंकी एम मोनोसाइट्स, ईट ई इओसिनोफिल, बी बनानास बेसोफिल्स। तो इस तरह से याद करना है, नेवर लेट मंकी ईट बनानास, मंकी को कभी बनाना खाने नहीं देना है। सो एन से न्यूट्रोफिल, एल से लिम्फोसाइट्स, एम से मोनोसाइट्स, ई से इओसिनोफिल, बी से बेसोफिल। सो इस तरह से सेल्स का नाम याद रखना है। ये हमारे क्या है? हमारे फैगोसाइटिक सेल है। क्या करते हैं? इंजेस्ट कर जाते हैं जो बैक्टीरिया, जो भी है अदर पार्टिकल। अब हम इधर पे देख रहे हैं कि किस तरह हमारा फैगोसाइट सेल इस बैक्टीरिया को इंजेस्ट करने जा रहा है। यहाँ पे फैगोसाइट सेल इस बैक्टीरिया को पहचान लिया है, ये फॉरेन पार्टिकल है। अब यहाँ पे ये इंजेस्ट करेगा बैक्टीरियाज को। तो यहाँ पे अटैच होगा। अब अटैच कैसे होगा? बैक्टीरिया के जो सरफेस पे है वहाँ पे C3b प्रोटीन्स है। क्या है? C3b प्रोटीन्स है। यहाँ पे C3b प्रोटीन्स है। और हमारे जो फैगोसाइटिक सेल है वहाँ पे क्या है? C3b रिसेप्टर्स, मतलब जो C3b प्रोटीन को रिसीव करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो उसके कारण यहाँ पे ये जो बैक्टीरिया है उस पर रिसीव हो जाएगा, उस पर अटैच हो जाएगा। अब ये फैगोसाइटिक सेल क्या करेगा? उसे इंजेस्ट कर लेगा। इंजेस्ट करने के बाद क्या करेगा? वो फैगोसोम्स में कन्वर्ट करेगा। फैगोसोम्स के अंदर क्या होते हैं? लाइसोसोम्स। अब वो लाइसोसोम्स क्या करेंगे? इंजाइम सीक्रेट्स करेंगे। जो भी इंजेक्शन इंजाइम, जो भी उस बैक्टीरिया को ख़त्म करेंगे, डाइजेस्टिव इंजाइम से वो रिलीज होगा। और किस में चेंज होगा? फैगोलाइसोसोम्स। लाइसोसोम और फैगोसोम को मिला के फैगोलाइसोसोम्स में क्रिएट होगा। और अंदर ही अंदर वो बैक्टीरिया किल हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इंजेस्ट हो जाएगा। और जो भी एक्सट्रैक्ट पार्ट है, जो भी खराब पार्ट है, वो सेल से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से हमारे फैगोसाइटिक सेल काम करते हैं और फैगोसाइटोसिस प्रोसेस होता है। अब इन्नेट इम्यूनिटी का एक शॉर्ट नोट है इसमें, तो इसे आपको पढ़ना है, इसे लिखना है। शॉर्ट नोट आया एग्जाम में तो यही लिखना है। तो इन्नेट इम्यूनिटी क्या कंसिस्ट करता है? फिजिकल बैरियर लाइक स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, हमने जैसे कि पढ़ा। सेल्स लाइक फैगोसाइट्स आर एनके नेचुरल किलिंग सेल्स है। प्रोटीन लाइक कॉम्प्लीमेंट, एक्यूट फेज प्रोटीन एंड इंटरफेरेंस, ये सब हमने पढ़ लिया है। और ऊपर भी हमने ये जो इसके प्रॉपर्टीज़ है वो भी हमने पढ़ लिया है। तो शॉर्ट नोट्स आया तो ये भी लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। तो आज हमने इन्नेट इम्यूनिटी पढ़ लिया है। और स्टार्टिंग से देखेंगे तो हमने पढ़ा है हेल्थ हमारी हेल्थ का डेफिनेशन पढ़ा है, हेल्थ को समझा है। और फिर हमने उसके बाद पढ़ा है इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी पढ़ा है। फिर इम्यूनिटी के टाइप्स पढ़े हैं। इम्यूनिटी के 2 टाइप्स होते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड एडेप्टिव इम्यूनिटी, जिसमें से आज हमने इन्नेट इम्यूनिटी पढ़ा है। इन्नेट इम्यूनिटी में बहुत कुछ पढ़ा है। इन्नेट इम्यूनिटी में पढ़ा है इन्नेट इम्यूनिटी हमें किस तरह से प्रोटेक्ट करता है, किस तरह से फॉरेन सब्सटेंसेस को हमारे अंदर आने से रोकता है, क्या क्या उसके फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, स्किन किस तरह से हमें प्रोटेक्ट करते हैं, म्यूकस सेल्स हमारे किस तरह से प्रोटेक्शंस करते हैं, हमें फीवर किस लिए होता है। तो इस तरह से हमारा इन्नेट इम्यून सिस्टम हमारी प्रोटेक्शन करता है। अगर ये इन्नेट इम्यून सिस्टम फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस अगर फेल होता है तो हमारा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस हमारे मेजर्स और कर्नल्स आते हैं, एक्वायर्ड एडेप्टिव इम्यूनिटी। क्या आते हैं? मेजर्स और कर्नल हमारे एक्वायर्ड एडेप्टिव इम्यूनिटी, जो कि हमारे बर्थ के बाद डेवलप होते हैं, जो कि हमारे बर्थ के बाद अडेप्ट होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? एडेप्टिव इम्यूनिटी। इसका भी हम पढ़ेंगे इसको अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, इसको अगले वीडियो में देखेंगे एक्वायर्ड एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।